हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बताएं। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही थी फिजिक्स की, सब बच्चे जानते हैं, और उसमें न्यूमेरिकल जो चल रहे थे वो थोड़ा टफ ज़रूर थे, लेकिन ईजिली समझ में आए होंगे। कुछ अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी तो इन फ्यूचर मैं आप लोगों का जब रिवीजन कराऊंगा तो आप लोगों को डीपली समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर ऑफलाइन अगर होते आप तो कुछ ज़्यादा बेटर होता। जैसे कुछ बच्चों ने हमसे बताया कि सर अगर आप ऑफलाइन होते इस समय पे ऑनलाइन की वजह तो कुछ ज़्यादा बेटर होता है। ऐसा उनकी ये मतलब जो है अपनी एक सलाह आई। तो मैंने उनसे ये कहा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगर आप लोगों को ऑफलाइन जैसा अगर एंजॉय आए तब बताना। ठीक है। तो आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसे पढ़ाऊँगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, ये तो बात कंफर्म है कि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। वीडियो बड़ी इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब मैं जो सवाल आप लोगों को समझाऊंगा बिल्कुल ऑफलाइन जैसे ही समझाऊंगा। अपने आप को ऑनलाइन ना समझ करके ऑफलाइन के तरीके से ही समझाऊंगा। 1 बाय 1 सारे पॉइंट आप लोगों को डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है। जब तक कि आप लोग वीडियो में खुद नहीं कह देंगे कि हाँ यस सर समझ में आ गया। ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन के जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफलाइन जैसा है कि नहीं। इस चीज़ को हम देखेंगे कि ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन ऑफलाइन जैसा है कि नहीं है। और आज मैं जो है बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ऑफलाइन आप लोगों का बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फील हो, यहाँ पे फीलिंग आए और आप लोग सब कुछ पढ़ सकें। देखो एक बात बताएं, आप लोगों को ये समझ लेना कि जो आप लोग इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, या ना कि छोटी। इसको इतना हल्के में ना लें कि यार चलो यार इस समय हमारे यहाँ सब बंद चल रहा है, लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, क्लासेस बंद हैं, तो सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो चलो काम चला लें। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा याद रखो कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं। जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं जो अपनी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन किसी कारणवश वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इकोनॉमिक्स जो पावर होती है, जो सिस्टम होता है, उसका बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। वो कहीं गरीबी से बिलोंग करते हैं, कहीं उनके पास इतना ज़्यादा वर्क होता है कि वो क्लास नहीं हासिल कर पाते हैं और अपने आप को ही शिक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो कारण ये हो जाता है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और वो हम तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं चेन एक थोड़ा वीकनेस महसूस करती है। तो ऑनलाइन के ज़रिए हम देश के कोने कोने तक पहुँच सकते हैं। अगर कोई बच्चा कभी भी हमारी वीडियो देख लेगा या कभी भी मतलब वो पढ़ने का इच्छुक होगा, अगर वो सर्च करता है इंटर की क्लासेस को तो उसमें से अगर दिख जाता है तो चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो वो पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन का ज़रिया ये भी एक हो जाता है कि आप लोगों को तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, लेकिन इसी के साथ में अगर 2, 4, 5 बच्चों का अलग से भला हो जाता है तो इससे बड़ा और कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कोई जो है शिक्षक हो ही नहीं सकता जिसके ज़रिए कि एक ज्ञान की ईंट अगर उसके जो है इमारत में, उसके भविष्य रूपी इमारत में अगर एक ईंट हमारे ज्ञान की लग जाती है तो इससे ज़्यादा हम अपने आप को कभी भी भाग्यशाली नहीं समझेंगे। ठीक है। तो इससे बड़ा हमारे सामने कोई और भी समझ लो लक हो ही नहीं सकता। ये हमारे लिए सबसे बड़ा लक है। तो ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन के ज़रिए आप भी पढ़ें और पड़ोसी भी पढ़े, जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक लोग पढ़ें। ठीक है। जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक लोग पढ़ें, क्योंकि हम पहले से भी देख रहे हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं और उस देश में हम भी हैं, जैसे जब देश है तो बच्चे भी हैं और हम भी हैं, ये तो श्रृंखला चलती चली आ रही है। तो आज के समय में जो बच्चे हैं टिकटॉक पे और लाइकी पे बहुत सारा अपना डाटा वेस्ट कर रहे हैं और टाइम तो अलग से वेस्ट कर ही रहे हैं और उसको बार बार लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ना। ऐसे उनके दिमाग में ख्यालात और विचार आते रहते हैं और वो यही काम सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं, अपना पूरा टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। उससे 1% का भी अध्ययन नहीं हो पाता है। हम लोग भी ऑनलाइन बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी इंटरनेट के ज़रिए देखते हैं, तमाम चीज़ें सीखते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों ने टिकटॉक और लाइकी में जो एंजॉय लिया है, हमने उस कहीं ना कहीं किसी टेक्निकल नॉलेज में या कोई अपनी किताबी नॉलेज में या जो आगे तैयारी चल रही है उसके नॉलेज में अपने जो है अपने आप को एंजॉयड किया है। तो हमारे जो गुरुजी लोग होते हैं या हमारा जो टेक्निकल अध्यापक जो हमको सिखाता है वो हमको ज़्यादा एंजॉयड करता है, ना कि टिकटॉक से। मतलब टिकटॉक के अगर सापेक्ष अपेक्षा की जाए तो वो ज़्यादा एंजॉयड करता है, क्योंकि वो हमें ज्ञान भी देता है, बीच बीच में हंसाता भी रहता है और ज्ञान की बातें बताता भी रहता है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भैया फोकस करें और पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करें। ध्यान रखें, एक क्लास अगर हम रोज़ पढ़ते रहेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जिम्मेदारी बनाए रखें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स में, चलो एक बात कर लेता हूँ कि फिजिक्स में हमारा जो सिलेबस चल रहा था, जो कोर्स चल रहा था, उसमें थोड़े न्यूमेरिकल स्टेप जरूर आए थे, लेकिन हमने कहा था कि एक सीमित है, एक लिमिटेड है, तो उसके बाद इनकी जो है लिमिट खत्म हो जाएगी, फिर इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आज के न्यूमेरिकल लगभग में सारे आपको इजी लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल हलवा लगेगा, ऐसा लगेगा कि न्यूमेरिकल ना हो करके ये तो एक सामूहिक फार्मूला जिसे छोटा बड़ा समझ लो ना, छोटा बड़ा जैसे सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और बिल्कुल भी आप लोगों को कहीं पे भी डिफ़िकल्ट नहीं महसूस होगा। ठीक है। लेकिन बस बात यही है भैया,
नज़रें बनाए रखना, अपना जो है ध्यान केंद्रित रखना और क्लास को कंटिन्यू जो है ज्वाइन करना, देखना बहुत इन्जॉय आएगा। ठीक है, तो आज की श्रृंखला हम यहीं से चालू करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल जो आगे के बचे हुए थे, जहाँ से हमें शायद हमने 23 न्यूमेरिकल लगवाए थे आप लोगों के, और आज 24 अगर स्टार्ट होगा तो आज हम 24 से उठाते हैं। आप लोगों को एक एक सवाल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं, आइए अपना काम शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो सवाल नंबर कल 22 हुआ था, सॉरी मुझसे वीडियो में एक बार निकल गया कि 23 हो गए थे, नहीं 22 हुए थे। 23 नंबर से आज स्टार्टिंग करनी है। आप लोगों के सामने मैंने सवाल लिख दिया है, सवाल को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। देखो कितना ईजी सवाल है। कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र है और तीनों की धारिता जो बताई गई है वो तीनों की कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है ना। तो अगर हम C1 की बात करें तो 3 माइक्रोफैरड है, C2 की बात करें तो भी 3 माइक्रोफैरड है और C3 की बात करें तो भी 3 माइक्रोफैरड है ना। तीनों की धारिताएं समान इक्वल है ना, तो आप लोगों की समान हो जाएंगी, जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इसने कहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तब इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, इन दोनों बातों को बताएं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक फार्मूला लिख देता हूँ और उसको आप टेक्निकल ध्यान दे देना कि यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जोड़े जाएंगे, ध्यान रखें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, C बराबर, ध्यान रखें, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़े जाने पर, आज थोड़ा स्पीड में स्लो रखूँगा, ध्यान रखना। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 2 फार्मूले हैं, आप चाहे जहां इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन फार्मूलों के ज़रिए हम सारे सवाल लगा लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ये 2 फार्मूले, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे और समांतर क्रम में जोड़ने पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में करते हैं, जो कि लिखा गया है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हमने बताया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 का मान भी 3 माइक्रोफैरड है, C2 का भी 3 है और C3 का भी 3 है। क्या यहाँ तक समझ में आया है? इन तीनों के मान बराबर थे, मैंने लिख दिया है। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अगर तीनों के हर समान है तो कोई एक लिख लिया जाता है, ऊपर का जोड़ लेते हैं, 1 2 3 है ना। तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचता है C बराबर 1/1। कैंची गुणा करा देंगे तो 1 1 कम 1 और C की गुणा मान से कराएंगे तो C ही रहेगा। यानी C का मान कितना आया, ध्यान से देखें तो C का मान कितना आया, 1 माइक्रोफैरड। क्या लग रहा है ये हलवा जैसा है ही जी ना। एक आंसर क्लियर हो गया। ये कौन सा हमने बताया है, श्रेणी क्रम में बताया ना। तो आओ समांतर क्रम का देख ले, आओ समांतर क्रम का देख ले। तो समांतर क्रम में देखें, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का क्या फार्मूला होता है, C बराबर C1 प्लस C2, देखो लिखा है नीचे ना, और प्लस C3, ठीक है। और इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3, कितने तीनों का 3 3 है ना। तो 3 3 6 और 3 9 माइक्रोफैरड में था, तो आंसर माइक्रोफैरड में ही देंगे और इसका आंसर क्लियर हो गया। क्या ये बिल्कुल हलवा जैसा लग रहा है? ईजी है, बस एक फार्मूला ये कंसंट्रेट करना है, एक ये करना है, दोनों आंसर क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया है? ओके है सब कुछ? अगर ओके है तो आइए अगला सवाल देखते हैं। हम दावा करते हैं कि आप सारे सवाल बिल्कुल हलवे जैसे दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल में लिखा गया है, 24 नंबर सवाल है कि 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में कितना बताया गया, 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। इनके अलग अलग धारिताएं क्या होंगी? तो मैंने मान लिया, ध्यान रखिए ये थोड़ा हटके है, उससे ज़्यादा कठिन नहीं है। माना अलग अलग धारिताएं, माना अलग अलग धारिताएं C1 और C2, C1 और C2 हैं, अलग अलग धारिताएं मैंने मान लिया। इसने कहा कि 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में कितनी है, 24 है। और समांतर क्रम का फार्मूला मैंने क्या बताया था, बताइए। समांतर क्रम में मैंने बताया था कि C1 प्लस C2 है ना, मैंने बताया था कि C बराबर C1 प्लस C2 है ना। ये समांतर क्रम का फार्मूला मैंने आप लोगों को दिया था। तो वो कितना है, 24 माइक्रोफैरड है ना, तो 24 लिख लेंगे और C1 और प्लस C2, क्योंकि C1 C2 तो मुझे निकालना है ना। तो चाहो तो इसको पहले लिख लो, C1 प्लस C2 बराबर 24 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर इसने कहा है कि
और ध्यान दें 24 तथा श्रेणी क्रम में कितना दिया गया है 6 माइक्रोफैरड है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला बताएं भैया। श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम के लिए मैंने बताया था कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c इतना इस बार कितना दिया गया है 6 माइक्रोफैरड है ना। इस बार तुल्य ही दोनों के दिए गए हैं और हमें C1 C2 के मान फाइंड करने हैं, क्लियर करने हैं। ठीक है, यहाँ से 1/6 है, क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1 और बटे में C1 और C2। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आइए सारे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। C1 प्लस C2 इससे उठा लो समीकरण फर्स्ट से। C1 प्लस C2 का मान दिया गया 24। कितना दिया गया 24 और C1 और C2 क्रॉस यहाँ करा देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। ध्यान दें तो क्रॉस कराने पे बनेगा कि C1 C2 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 6 और गुणा कराएंगे 6 चौक 24 के 4 हाथ से लाया 2, फिर 6 दूनी 12 और 2 14। ये C1 और C2 एक फार्मूला मेरी तरफ से अपने आप जो है याद कर लेना कि हमारे पास जो समीकरण प्लस वाला जो दिया गया है C1 प्लस C2 दिया गया, तो अगर माइनस वाला मिल जाए तो हम इसको युगपत समीकरण के हिसाब से भी हल कर सकते हैं ना। इसको काट के C1 C2 के मान निकाल लूँगा। तो इसके लिए एक फार्मूला मेरी तरफ से याद कर लेना कि C1 माइनस C2 बराबर अंडर रूट, बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से हो जाएगा कि C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। ये भैया अभी याद कर लो। ठीक है, ये फार्मूला C1 माइनस C2 बराबर अंडर रूट C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, इसको अभी याद करें ताकि ये फार्मूला भविष्य में हमें बहुत बार मिलेगा फिजिक्स में। बार बार याद करने के लिए इसको टाइम ना दें। ठीक है, तो देखें C1 प्लस C2 का मान 24 है, यहाँ पे लिखा गया। तो C1 और C2 का मान 24 है तो मैं डाल देता हूँ, फिर 4 है, फिर C1 C2 है और C1 C2 का मान दिया गया 144 है ना, 144। ठीक है, क्लियर है। तो 24 का स्क्वायर लगा है, 24 को 24 से गुणा कराएंगे तो 576 आएगा। कितना आएगा? 576 आएगा। बाकी 24 की गुणा कर लेना, इतना ही आएगा। इसके बाद जब गुणा कराएंगे 4 चक्कू 16 का 6 हासिल आया 1, फिर 4 चक्कू 16 1 17 के 7 हासिल आया 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5। अच्छा, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो गया और जीरो का वर्गमूल भी तो जीरो ही बनेगा ना। अगर जीरो से वर्गमूल निकालेंगे तो जीरो तो बनेगा। यानी इक्वेशन नंबर सेकंड अगर हम ध्यान दें तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आया है? C1 माइनस C2 बराबर 0। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसके नीचे लिख लेते हैं समीकरण 1 ऐसे और बराबर में 24 है। ध्यान से देखें C1 C2 ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 बनेगा C1 बराबर 24 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 इधर से काटेंगे, 12 दूनी 24 ना। तो C1 का मान कितना आया? 12 माइक्रोफैरड आया है ना, 12 माइक्रोफैरड आया। अगर हम C1 का मान समीकरण 1 में डाल दें तो भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखें कि C1 का मान समीकरण 1 में है ना, जब समीकरण 1 में जब हम पुट कराएंगे तो क्या बनेगा? जब समीकरण 1 में पुट कराएंगे तो क्या बनेगा? तो समीकरण 1 लिखा है C1 प्लस C2 बराबर 24 लिखा गया और C1 का मान मैंने 12 माइक्रोफैरड निकाल लिया है और C2 का मान फाइंड करना है। तो ध्यान रखें प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 24 माइनस 12 और फिर घटाएंगे तो 12, यानी C2 का मान कितना आया भैया? 12 माइक्रोफैरड। यानी जो C1 का आया वही C2 का है। तुमसे कहा था कि अलग अलग बताइए, तो मैंने दोनों की अलग अलग देखो बता दी है। C1 का ये है और C2 का ये है। क्या ये क्लियर है? फाइंड है? अगर क्लियर है तो आइए सवाल नंबर 25 देखते हैं। आइए देखिए सवाल नंबर 25 जो कि आप लोगों के सामने लगा हुआ है, लिखा हुआ है। इसमें कहा गया कि 2 परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 2 परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर के 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में थोड़ा मोड़ दिया गया है, इस पर थोड़ा ध्यान रखें बच्चे लोग कि इसको कैसे करेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जब पहले इसने कहा कि पहले दोनों की धारिता C1 और C2, यानी दोनों की धारिता जो C1 बराबर C2 दोनों की धारिता 10 पिकोफैरड थी, ये बात कहा गया है। ठीक है, पहले कितनी थी? C1 की भी 10 थी और C2 की भी 10 थी, लेकिन इसे 500 पिकोफैरड तक परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कहाँ से? 500 पिकोफैरड तक इसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, 500 यानी 10 पिकोफैरड से 500 पिकोफैरड तक इसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो संयोजित जो है इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, ये बात हमें बतानी है, कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे इसको। तो जब कम से कम की बात करेगा, तो जब कभी भी कम से कम की बात करें तो किस क्रम में जोड़ेंगे भैया? किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे ना। कम से कम के लिए ध्यान रखें, कम से कम के लिए श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 है ना।
तो पहली कंडीशन में ये मान डालो, आगे वाले दोनों के मान यही डालना, क्योंकि C1 और C2 दोनों बराबर बताए गए हैं। तो पहली कंडीशन में यही मान डाल दिया जाएगा। और देखिए दोनों के हर समान है तो 1 10 लिख लेंगे। हाँ, तो जब इसमें हमने मान पुट करा लिए, हमने कहा पहले राउंड में दोनों के मान यही डाले जाएंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा ना, 2 पंचे 10। तो यहाँ से बचता है 1/c बराबर 1/5। यानी अब देखिए जब हम इसकी तुलना कराएंगे तो C बराबर कितना आया, C बराबर आया 5 और पिको फैरड था तो आंसर पिको ही फैरड में देना है। एक आंसर यहाँ से हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आसानी से हो गया। आइए दूसरे आंसर को देख लेते हैं। अब कह रहा है अधिक से अधिक, कम से कम का ये फंडा था, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, है ना। जब अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे तब क्या आना चाहिए, तब भैया समांतर क्रम में हो जाएगा, यानी C बराबर C1 प्लस C2। लेकिन ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए 500 की। 10 तो पहले दोनों का डाल चुके हैं, अब बचा है 500, तो दोनों के 500 डाल देने हैं, है ना। 500 प्लस 500 यानी कुल मिलाकर के 1000 पिको फैरड ना, आंसर पिको फैरड में ही रखा जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये था, जब पहली कंडीशन कहेगा तो पहले राउंड में दोनों के मान 10-10 डाले जाएंगे। कब, कम से कम के लिए श्रेणी क्रम में डाल देंगे, और जब अधिक से अधिक कहेगा तो पीछे वाले मान डाल देंगे, दोनों के 500 डाल करके समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, दोनों आंसर क्लियर हो जाएंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए सवाल नंबर देखते हैं 26। हाँ, तो सवाल नंबर 26 आप लोगों के सामने लिखा गया और आप लोग देख पा रहे हैं। मैं सवाल को पढ़ देता हूँ फिर लगाना स्टार्ट करता हूँ। आइए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे कॉपरेट करना है। इजी है, बस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, देखो चला। हाँ, तो जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि 100 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, 100 माइक्रोफैरड का संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया। कहाँ तक आवेशित किया गया? 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं। इसका क्वाटेशन लिखेंगे कि C बराबर 100 माइक्रोफैरड है ना, माइक्रो शब्द हटाते हैं तो गुणे 10⁻⁻6 फैरड हो जाता है ना। C का मान मैंने के लिए लिख लिया है। इसके बाद कहा गया है कितने वोल्ट तक? 400 वोल्ट तक। कितने वोल्ट तक? 400 वोल्ट तक। ठीक है, 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। यदि इनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा? ठीक है, आइए तो पहले की बात करूं तो पहले में C वार्ता क्या होती है? C बराबर A/0/D ये होती है ना, वार्ता ये होती है। अर्थात C का मान हमें पहले से दे रखा तो डाल सकता हूँ 100 गुणे 10⁻⁻6 बराबर A/0/D। ठीक है, लेकिन कहा है कि जब अगली कंडीशन में जब धारता निकालेंगे तो मुझे क्या करना होगा? दूरी आधी करनी होगी। देखो ऊपर लिखा हुआ है कि जो है प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी। आधी कर देंगे तो इनके बीच नया विभवांतर क्या बनेगा? ठीक है, तो आधी का मतलब हो जाएगा D/2। पहले दूरी D थी, अब D/2 हो जाएगा ना। ये चौथा पार्ट पढ़ के ऊपर जाएगा, यानी 2A/0/D। क्या यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? अगर यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है तो बच्चा ध्यान से देखें। 2 ऐसे ही रखेंगे, A/0/D। A/0/D का मान पहले से हमने फाइंड कर रखा है। देखो A/0/D यानी A/0/D का मान मैं ये लिख सकता हूँ, यानी यहाँ से हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁻6। ये हो गया C डैश। ये क्या हो गया? ये C डैश हो गया। ठीक है, क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आइए पहले का आवेश निकाल ले। हम पहले क्या करें? आवेश निकाल लेते हैं, या फिर आवेश ना निकाले तो डायरेक्ट यहाँ से हम विभव को फाइंड कर सकते हैं। हम विभव यहाँ से निकाल पाएंगे, आसानी से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखें कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान रखें। C अब हमको निकालना क्या है? V डैश। मैं इसका नाम देता हूँ V डैश, क्योंकि अंतिम पूछा गया। तो CV बराबर C डैश और V डैश। तो CV की बात करूँ तो यहाँ से C और V, यानी C का मान है 100 गुणे 10⁻⁻6 है, और V का मान दिया गया है 400, और इक्वल हो जाएगा C डैश का मान मैंने निकाला 2 गुणे 100 गुणे 10⁻⁶, और V डैश का मान मुझे निकालना है ना। V डैश का मान मुझे निकालना है। तो देखो दोनों पक्षों में 10⁻⁶ 10⁻⁻6 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये गुणे वाला 2 बटे में आ जाएगा, यानी 400/2 यानी बराबर V डैश। इसको कैंसिल करेंगे तो 200 बचेगा ना। 400 का आधा कितना होता है? 200। यानी दूसरा विभव जो अंतिम विभव निकलेगा वो कितना निकलेगा? जब इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तब कितना निकलेगा? 200 वोल्ट का निकलेगा। क्या यहाँ तक आप लोग हमारे साथ में सहमत हैं? क्या यहाँ तक आप लोगों को आंसर समझ में आ गया है? अगर यहाँ तक आंसर समझ में आ गया है तो आइए एक आंसर और हम फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, इसने मुझसे ये भी कहा था कि इनकी जो ऊर्जा होगी, कहा इनकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले वाले की ऊर्जा में निकालता हूँ U1 करके,
तो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। भैया अगर डेरिवेशन अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो ये फार्मूले जानते होंगे, क्योंकि इन फार्मूलों को मैंने खूब अच्छे तरीके से समझाए थे डेरिवेशन में। हाफ सी वन स्क्वायर, हाफ लिख दिया जाएगा। सी पहली कितनी थी, सी पहले की हम माइक्रोफैराड में डाल लो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो 100 गुणे 10⁻⁻6 है, और वी का मान दें तो पहले कितना था, 400 था। कितना था, 400 था इसका स्क्वायर कितना, यानी 1/2 जो फार्मूला है 1/2, 1/2 सी का मान ये पड़ा हुआ पहले वाली, और वी का मान पहले वाला पड़ा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो आइए इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 गुणे 10⁻⁻6, यहाँ पे देखें 4 से अगर इस वर्ग करेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो। वर्ग में जो जीरो होते हैं वर्ग कराने पर 2 गुना हो जाते हैं। देखो तो 4 जीरो ये 2 ये कितने हो गए, प्लस में 6 हो गए कि नहीं हो गए, 6 जीरो हो गए कि नहीं हो गए, प्लस में 4 ये और 2 ये 6 हो गए, तो 6 - 16 कैंसिल हो जाएंगे। 2 से काट लो, 2 8 16, यानी यहाँ से कितना निकला, इतना, यानी 8 जूल निकला। यानी पहले कितनी ऊर्जा थी, इतनी थी। तो आइए अंतिम ऊर्जा निकालते हैं कि जब लास्ट में उसकी दूरी आधी की गई थी तब ऊर्जा क्या बनेगी। तो फार्मूला वही रहेगा, हाफ सी डैश और वी डैश स्क्वायर, है ना। हाफ सी डैश का मान, सी डैश मैंने आप लोगों के सामने देखो निकाल के यहाँ पे लिख लिया है, 2 गुणे 100 गुणे 10⁻⁻6। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 100 गुणे 10⁻⁻6, और उसके बाद वी डैश का मान मैंने आप लोगों के सामने निकाला था 200 वोल्ट का, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 से 2 को कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ से 100 को 100 लिखा जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा, गुणे देखें 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो। कितने हो जाएंगे, 4 जीरो ना। तो 4 ये और 2 ये जीरो कितने हो जाएंगे, 6, और 6 जीरो इसे कैंसिल करूँगा तो कितना बचता है, 4। टोटल कितना बचता है, 4 बताएं। U2 का मान बताएं कितना आया, 4 जूल। अब इसने कहा है कि परिवर्तन पूछा है ना, क्या पूछा है, परिवर्तन। भैया ऊर्जा का परिवर्तन पूछा गया, और जब कभी भी परिवर्तन की बात आती है तो आंकड़ा कैसे लगाते हैं, घटा करके। परिवर्तन का मतलब घटा करके। जैसे कि थोड़ी देर के लिए ये पूछा गया कि परिवर्तन, जैसे तुमने आज 10 रुपये कमाए हैं, 1 महीने के बाद तुमने कितने रुपए कमाए हैं, जो है 80 रुपये कमाए हैं, और हमने 1 महीने के बाद परिवर्तन पूछा, तो आप क्या करेंगे, 80 से 10 को घटा देंगे और कहेंगे सर यहाँ 70 रुपये का परिवर्तन हुआ है। मतलब इतनी टाइम लिमिट में कितने रुपए का मैंने परिवर्तन किया है, 70 रुपये का परिवर्तन किया है। तो वही कंडीशन यहाँ लगानी है। परिवर्तन जब कभी भी पूछे तो दोनों को लेस कर देते हैं। पहले 8 जूल आया था, फिर 4 जूल आया था, यानी 8 - 4 बराबर हो जाएगा 4 जूल, है ना। तो कितनी ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, जब इसके बीच की प्लेटों की दूरी को घटाया गया था तो कितनी जूल ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा था, अपने आप बताएं, बोलें एक बार। 4 जूल रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 4 जूल। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो आइए अगला नंबर देखते हैं, 27। सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है। और 27 नंबर के सवाल में थोड़ा जो है फिगर भी पूछा गया है, और फिगर से ही आंसर को क्लियर करना है। देखो भैया, थोड़ा फिगर वाला स्टार्टिंग में थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आगे टफ नहीं पड़ेगा, ये दावा है। तो थोड़ा हल्के से माइंड लगाते चले तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसको हम जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो देखें 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, यानी C1 का मान भी 4 माइक्रोफैरड है, C2 का मान भी 4 माइक्रोफैरड है, और C3 का भी 4 माइक्रोफैरड है। क्लियर है। एक वैद्युत परिपथ इस प्रकार जोड़ते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता, यानी जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए 6 माइक्रोफैरड। क्या आना चाहिए, 6 माइक्रोफैरड आना चाहिए। चित्र द्वारा संयोजित करके प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर को का कारण भी स्पष्ट कीजिए, ये बातें कहा गया है। अब इन तीनों को इस क्रम में जोड़ें कि आंसर कितना आए, 6 माइक्रोफैरड आए ना, कितना आए, 6 माइक्रोफैरड आए। तो आओ देखते हैं, अगर हम तीनों को एक साथ में जोड़ देते हैं भैया, अगर हम कहते हैं समांतर क्रम में तीनों हैं और तीनों को जोड़ दें एक साथ में, आप लोगों के सामने बताएं, तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड, जो कि 6 माइक्रोफैरड नहीं है। मतलब तीनों को एक साथ में समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं। अगर तीनों को हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, कि तीनों को श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब बट्टे वाला सिस्टम चलेगा। तो 1/c और 1/4 प्लस 1/4 बता रहा हूँ, 1/4, तो यहाँ से जाएगा 4/3, और चाहे इसको काटो, चाहे पीटो, चाहे पलटो, 6 आंसर नहीं आ रहा है ना, 6 आंसर नहीं आ रहा। समस्या जो है गाफिल हो रही है, समस्या भारी हो रही है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं 2-2 को करूँगा, ध्यान देना, 2-2 को करूँगा। और 2-2 को करने का हिसाब ये रखूँगा कि मैं पहले क्या करूँगा, श्रेणी क्रम में, पहले 2 को मैं क्या करूँगा, C1 तथा ध्यान रखें C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। मैं मान लेता हूँ कि अब आएगा कि नहीं आएगा क्रम में। जब मैं श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाऊंगा तो 1/c बराबर 1/c2 प्लस 1/c1 प्लस C2। क्लियर है।
तो यहाँ से 1/C1 का मान रखेंगे 4 और यहाँ से भी रखेंगे 4 और दोनों के हर समान है, ऊपर रहेगा 2, ध्यान दें बच्चे, और 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब जब तुलना करेंगे तो C का मान तो 2 ही रह जाएगा ना। अब ये जो 2 निकला है इसको अगर ये तीसरे वाले के समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ तो 6 हो जाएगा आंसर ना, क्लियर हो जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं, अब जो हमारा मान बचा हुआ है अगर मैं इसको निकालता हूँ तो C डैश का नाम देता हूँ तो C और प्लस C3, क्योंकि C3 पहले से बचा था, जो C अब निकाला है वो। अगर इन दोनों को समांतर क्रम, ये कौन सा क्रम है भैया, समांतर क्रम ना। सीधा क्रम क्या होता है, समांतर, जिसमें सीधे सीधे जुड़ता है उसे समांतर कहते हैं, जो बटे जुड़ता है उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी में क्या होता है, चढ़ना होता ना, इसी तरीके से श्रेणी जैसा देखो इसमें बनाया गया है ना, कि नीचे वाली स्टेप फिर ऊपर वाली स्टेप। समांतर में क्या होता है, सीधी लाइन, सीधी रेखा, तो सीधी रेखा में जोड़ देंगे समांतर हो जाएगा। तो इसका मान मैंने 2 माइक्रोफैरड निकाला है और इसका मान अभी 4, एक बचा था वो वाला 4 लिख लेता हूँ, 4 और 2 6 माइक्रोफैरड। ध्यान से देखें भैया, क्या हमारा आंसर यहाँ क्लियर हो गया है? क्या यही लाना था आंसर में? क्या यही बताया गया था? देखो यही बताया गया था 6 माइक्रोफैरड हो, यानी इसकी तुल्य धारिता जो है 6 माइक्रोफैरड है ना। अब देख लो फिगर इसका, अब इसका चित्र में दिखा देता हूँ कि श्रेणी क्रम में मैंने 2 को जोड़ा है। श्रेणी क्रम का मतलब ये हो जाता है कि एक ही लाइन में चाहे जितने हों जोड़ दो, उनको श्रेणी कहा जाएगा। देखो मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, जैसे 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, 5 संधारित्र, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सब श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में, कोई दूसरी रास्ता अगर बीच में नहीं कटती है और एक ही लाइन से क्लियर चलता है तो उसे किस क्रम में कहेंगे हम, श्रेणी क्रम में कहेंगे। किस क्रम में कहेंगे हम, श्रेणी क्रम में कहेंगे। अगर कहीं पे ऐसे लगा हो, ध्यान दें, एक ऐसे लगा हो, एक ऐसे लगा हो, ऐसे इस टाइप से, तो भैया ये समांतर हैं, क्योंकि हम समांतर तो पहले से भी सीख चुके हैं। समांतर रेखाएं तो ये होती है, ये समांतर रेखाएं है ना, तो समांतर इनको ऐसे जोड़ते हैं तो समांतर जुड़ता है, ऐसे जोड़ते हैं तो श्रेणी में जुड़ता है। क्या इतना फाइनल हो गया है? अगर हो गया है तो आइए मैं अपने सवाल का जो है आप लोगों का फिगर बनाता हूँ, जो सवाल में फिगर बनाना है। तो मैंने पहले क्या किया है, पहले मैंने देखो 2 को श्रेणी में, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो मैं कर लेता हूँ C1 और C2, ये श्रेणी क्रम में है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। अब तीसरा वाला मैंने क्या किया, तीसरा इसके समांतर में जोड़ दिया, देखो ना यहाँ पे समांतर में जोड़ दिया, तो तीसरा मुझे समांतर में जोड़ना होगा। और समांतर के लिए मैंने यही कहा था कि समांतर भैया नीचे आना पड़ता है ना। श्रेणी में ऊपर चलता है और समांतर में नीचे, यानी जैसे जैसे मैंने हल के आंसर निकाला था वैसे वैसे मैंने आपको फिगर में जोड़ दिया है। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर इस पॉइंट का नाम A दे दूँ और इस पॉइंट का नाम B दे दूँ, तो ध्यान से देखें कि पहले 2 जो लिए गए हैं C1 C2 वो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, जो कि मैंने श्रेणी में ही आंसर निकाला है, और तीसरा वाला इन दोनों के समांतर था तो इसलिए समांतर कर दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया है? और चाहो तो इसके, अब ये तो मैंने C1 C2 C3 से कोडिंग किया है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू से कोडिंग करें। इसकी जो वैल्यू दी गई है आप वैल्यू से इसकी कोडिंग करें। देखिए वैल्यू से कोडिंग का मतलब ये हो जाएगा 4 4 4 तीनों थे तो 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। चाहे ये फिगर छोड़ दो चाहे ये फिगर छोड़ दो, दोनों आंसर आपके डिक्लेयर हैं, सही हैं, ठीक है। चाहे ये आंसर छोड़ दें चाहे ये छोड़ दें, दोनों सही हैं। उसने कहा था कि इसके आंसर की पुष्टि करें, कारण बताएं, तो मैंने आंसर का कारण भी बताया। उसने